हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग केमिस्ट्री डोमेन सीईटी यूजी एग्जाम को टारगेट करते हुए जो चैप्टर्स आपके रह गए थे या आपने बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पढ़े थे, जैसे सॉलिड स्टेट है, मेटलर्जी है और सरफेस केमिस्ट्री है, तो आज इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। मोस्टली चीज़ें मेमोरी बेस्ड हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखना, ठीक है। बाकी बताते रहूँगा साथ साथ। इन क्वेश्चंस को भी कर लोगे तो जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं उसके आसपास वाले टॉपिक्स को आप टारगेट करना। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड्स होते क्या हैं सर? आयनिक सॉलिड्स वो होते हैं बेटा जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं, ठीक है। अब है क्या, कोई भी आयनिक सॉलिड है, सपोज करो NaCl है, तो जैसे ही आप इसको एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर में ऐड करते हो तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाता है, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज लाइक, जैसे कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, तो वो NaCl के बीच में जो लगने वाली फोर्सेज हैं उनको 1/80 टाइम्स कर देगा, तो ये पावर होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। तो फिर ये तो ब्रेक हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में। और अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं तो कंडक्टेंस बच्चों दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक है आपके नंबर ऑफ आयंस और दूसरा है उन आयंस की मोबिलिटी। तो आयंस एक दूसरे के साथ जिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाइंड थे उसको तो वाटर ने या किसी सॉल्वेंट ने कम कर दिया, तो अब वो मूव भी तेज करेंगे, तो इनकी आयनिक सॉलिड्स की कंडक्टिविटी ठीक ठाक होती है। चलो यहाँ क्या लिखा है, वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ये बात गलत है बेटा, लो वैल्यू नहीं होती है, हाई वैल्यू होती है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है नॉट द करेक्टरिस्टिक, तो ये करेक्टरिस्टिक नहीं है, ब्रिटल होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन होते हैं, एनआइसोट्रोपिक होता है। एनआइसोट्रोपिक का मतलब ये है कि अगर आप डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हो तो आपको डिफरेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है। प्रॉपर्टी की डिफरेंट वैल्यू मिलती है, वो चीज कहलाती है एनआइसोट्रॉपी। तो ये आप ध्यान रखना, आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपी मतलब डिफरेंट डायरेक्शंस में गए, है ना, तो आपको क्या है, सेम वैल्यू मिलेगी, ठीक। और डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू मिलती है आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कहाँ देखने को मिलती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। वहीं पे अगर बच्चों डिफरेंट डायरेक्शंस में आप चलते गए और आपको सेम वैल्यू मिली किसी भी प्रॉपर्टी की, लाइक डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये जो सॉलिड आएगा ये क्या हो जाएगा, एमोर्फस सॉलिड होगा, ठीक है। ये सॉलिड क्या कहलाएगा, एमोर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में क्लियर हुआ डिफरेंस, बताओ, ठीक है। तो ये काम आपको ध्यान रखना है कि कौन है आइसोट्रोपिक है, कौन एनाइसोट्रोपिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखना। इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल of closed pack atoms the radius of atom r is related to the edge length of the unit cell। देखो कौन सा सेल है बेटा, क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब क्या है, साथ में फेस सेंटर्ड दे रखा है। तो देखो आप क्यूब में किसी भी एक फेस को आप टारगेट कर लो, फेस सेंटर्ड का मतलब होता है क्यूब के कॉर्नर्स पे एटम रखे हैं, है ना, और फेस के सेंटर पे रखे हैं। तो यहाँ पे एटम्स थे कॉर्नर्स पे और सेंटर पे हैं, इनको आप टच करते हुए मानना, ठीक है। टच करोगे तो ये जो फेस का डायगोनल है, फेस डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, किसी भी क्यूब में फेस डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, साइड ए और ए है तो डायगोनल क्या हो जाएगा बेटा, डायगोनल हो जाएगा a√2, फेस का डायगोनल। और फेस डायगोनल पे चार आपके, है ना, एटम्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उसका मतलब एक की रेडियस r है, तो एक की तो फिर पूरा डायमीटर आ जाएगा रेडियस, यानी कि 4r इक्वल टू a/√2, ठीक है। इसको ऐसे मानो आप तीन जो है वो टच कर रहे हैं, ठीक है। अगर और सही से कहोगे तो हम और सही से आपको बना के दिखा देते हैं। देखो इस तरीके से है, ये है क्यूब, क्यूब के एक फेस पे आपसे बात करी जा रही है, ठीक। तो ये देखो आधा एटम, इसकी रेडियस आर यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, ये आधा आर लाई कर रहा है, ये कंप्लीट लाई कर रहा है बेटा।
तो फेस सेंटर्ड होता है कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर्स पे एटम होते हैं, उसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल कहा जाता है। आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, a√2/4 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना बच्चों √2 से, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, 2a/4√2, इसको कैंसिल किया तो ये आ गया a/2√2 आ गया, ठीक है, a/2√2, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। समझ आया। ऐसी बॉडी सेंटर्ड के लिए पूछ लेंगे इस बार। तो बॉडी सेंटर्ड का मतलब होता है बॉडी के सेंटर पे और कॉर्नर्स पे, और बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है a√3, तो आप 4r को किससे इक्वेट कर दोगे, a√3 से इक्वेट कर दोगे, ठीक है कि नहीं, बताओ, क्लियर हुई बात, ठीक। पहले रब कर लो सर, फिर ना इसी में रह जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फेरी मैग्नेटिक, ठीक। तो समझना जरा क्या बात करी जा रही है यहाँ पे। यहाँ बोल रहे हैं कि ये डोमेन्स कहे जाते हैं बेटा, है ना। मैग्नेटिक जो होता है ना मूवमेंट, उसको ये डोमेन्स की हेल्प से समझाया जाता है। देखो अगर कोई चीज बेटा फेरोमैग्नेटिक होगी, है ना, कोई चीज क्या होगी, फेरोमैग्नेटिक होगी, तो फेरोमैग्नेटिक में सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। ये अरेंजमेंट किसका है, फेरोमैग्नेटिक का है, ठीक है। अगर मैं एंटी फेरो की आपसे बात करूं, एंटी फेरो में क्या होगा, इक्वल नंबर्स की अपोजिट स्पिन होगी, एक अप है तो डाउन है, फिर अप है फिर डाउन है, इस तरीके से। अगर फेरी की बात करें बेटा, तो अनइक्वल नंबर्स की अपोजिट स्पिन होगी, मान लो एक का अप आ गया, फिर दो का डाउन आ गया, फिर अप आ गया, इस तरीके से। तो पहचानो आप यहाँ पे कौन सा है बेटा फेरी मैग्नेटिक का अरेंजमेंट, चेक करो और बताओ। एक दो अप एक डाउन एक अप, है ना, तो ये वाला ही लग रहा है सर, चल जा यार, ये ले, ये क्या है, ये तो फेरो का लग रहा है सर, बी वाला तो, ठीक है। चल ये भी फेरो में ही है, ये एंटी फेरो है, क्यों, इक्वल नंबर की अपोजिट स्पिन है ना, ठीक है। चल आगे देखते हैं बच्चों। A crystal has the lattice parameters A equal to B equal to C, alpha equal to beta equal to gamma 90। तो देखो इसके लिए एक निमोनिक है आपके पास लिए, ठीक है, क्यूट अवर मदर करके है, हट जा भाई, देखो ठीक है। चल कैपिटल लेटर्स का रोल है यहाँ पे, C स्टैंड्स फॉर क्यूबिक, ये जो T है इसका मतलब है टेट्रागोनल, O से है बच्चों ऑर्थोरोम्बिक, ठीक, M से है मोनोक्लिनिक, T से है आपके पास ट्राइक्लिनिक, ठीक, और R हो गया ना, R से आ जाएगा आपके पास, एक H वाला रह गया, H को भी कैपिटल कर लो, ठीक, H से आएगा हेक्सागोनल, देन R से आएगा बच्चों, ये R कैपिटल था, R से आएगा रोम्बोहेड्रल। तो कैपिटल लेटर्स का यहाँ पे रोल है, ठीक, इसको थोड़ा छोटा कर दें, नहीं हो रहा है, चल ठीक है। पहले तो सारे क्रिस्टल सिस्टम्स के नाम चेक करो आप, इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्यूट अवर मदर, जो कैपिटल लेटर्स हैं यहाँ पे उनका रोल है। 7 क्रिस्टल सिस्टम है आपके पास, है ना, इनको डेजिग्नेट किया जाता है इसकी हेल्प से, ठीक? जैसे कोई भी क्यूब है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जो लेंथ है, ब्रेथ है ना, हाइट है, उसके बेसिस पे आप इसे बता सकते हो, या इनके बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, उनके बेसिस पे बता सकते हो, अल्फा बीटा और गामा, ठीक। ए और बी के बीच में बनेगा गामा, बी और सी के बीच में बनेगा अल्फा, और ए और सी के बीच में बनेगा बीटा। ये देखो ए एक्सिस आ रही है आपकी,
ठीक, चलो इन बेसिस पे आप क्लासीफाई कर सकते हो। तो क्यूबिक तो बेटा मोस्ट सिमेट्रिकल होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल इक्वल होते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90। मोस्ट एसिमेट्रिक होती है बेटा ट्राइक्लिनिक, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। तो मोस्ट सिमेट्रिक क्यूबिक होती है, मोस्ट एसिमेट्रिक क्या होती है ट्राइक्लिनिक। ठीक है, जो ऊपर लिखोगे आप वही बच्चों लास्ट वाले में लिखा जाता है। ठीक, ए इक्वल टू जगह नहीं थी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक, अब एक एक अनइक्वल करते चलो, ए नॉट इक्वल ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, वही काम यहाँ कर दो, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। एक और अनइक्वल कर दो बेटा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, अब इसके बाद तो यही बच रहा है, तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। क्या चल रहा है सर, ये क्या बता रहे हो आप? भाई मैं बता रहा हूँ कैसे आपको ये फिल करना है। ठीक है, किस तरीके से आप बना सकते हो उसको, वो आपको बताया जा रहा है। तो पहले तो आप मोस्ट सिमेट्रिक और मोस्ट एस नॉन सिमेट्रिक मार्क कर लेना। मोस्ट सिमेट्रिक क्या है क्यूबिक, जिसमें सारी एजेस इक्वल होंगी, और एसिमेट्रिक क्या है ट्राइक्लिनिक, जिसमें सारी एजेस क्या होंगी अनइक्वल होंगी। उसके बाद जो आप ऊपर लिखोगे वही सबसे लास्ट में लिखना, जो सेकंड पे लिखोगे वो सेकंड लास्ट में लिखना, फिर जो थर्ड में लिखोगे वो थर्ड लास्ट में। अब थर्ड लास्ट में जगह नहीं थी तो मैंने ऊपर लिख दिया। अब ध्यान रखना बेटा, जब जब साइड की रिलेशन चेंज होगी तो एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। अब क्या है, अब साइड की रिलेशन में चेंज नहीं आया है तो एंगल में आएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90, और गामा जो हो जाएगा बेटा वो नॉट इक्वल टू 90 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हमसे क्या पूछा है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90। तो ये ऑर्थोरोम्बिक पे है बेटा, ये कहाँ दिया हुआ है, ऑर्थोरोम्बिक पे दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को आप। तो ये नोट कर सकते हो आप कैसे बनाया जा रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। देन हेक्सागोनल है, तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 रहता है, गामा इक्वल टू 120 रहता है। रोम्बोहेड्रल में अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90। ठीक है, ध्यान रहेगी कहानी। तो ये बनाना आना चाहिए, क्वेश्चन पक्का बनेगा यहाँ से, मैं कह रहा हूँ अभी इस बात को। पेपर दे के आओगे तब बताना मुझे। द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम इज, देखो बॉडी सेंटर में कहाँ कहाँ होते हैं एटम, बॉडी सेंटर पे बच्चों कॉर्नर्स पे होते हैं। कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, 8 कॉर्नर है एक यूनिट सेल में तो 1। उसके बाद एक होता है बेटा बॉडी सेंटर पे, एक कहाँ पे होता है बॉडी सेंटर पे, और इसका कंट्रीब्यूशन तो 1 ही रहेगा, बॉडी के सेंटर पे है। ठीक है, तो कितना, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, तो जो बेटा बॉडी के सेंटर पे होता है ना वो सारे कॉर्नर्स वालों को टच कर रहा होता है। जो बॉडी के सेंटर पे होता है वो सारे कॉर्नर्स वालों को क्या करता है, टच। अब यहाँ पे मैं 3D है बना नहीं पा रहा हूँ, तो आप मुझे बताओ कितने कॉर्नर्स होते हैं क्यूब में। सर 8 होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो जो बॉडी वाला है वो कितने एटम्स को टच कर रहा होगा, 8 को टच कर रहा होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब यही होता है, ठीक है, एटम्स टचिंग डायरेक्टली। डायरेक्टली कितने एटम्स टच कर रहे हैं उसकी हेल्प से आप क्या बता सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बॉडी के जो सेंटर पे होगा बेटा उसे 8 कॉर्नर वाले टच कर रहे होंगे, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8। 8 विल बी द राइट आंसर। समझ आया कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखना, एन एलिमेंट हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर विद अ सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर, यानी कि इसको एक ही वैल्यू कहा जाता है यहाँ पे। द डेंसिटी ऑफ अ एलिमेंट इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट हैज 24.16 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, यूनिट सेल का कैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे रहा होगा ये पूछा है। तो Z की वैल्यू निकाल लो। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास और कितने एटम्स आ रहे हैं एक यूनिट सेल में वो Z। वॉल्यूम यानी कि A क्यूब
ठीक है, चलो अब देखो आप, हमें क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, नंबर जो है ना जेड, जेड को मैं ये पुट कर देता हूँ क्योंकि पता ही नहीं है, ठीक है, या जेड की वैल्यू छोड़ के आप ये पुट कर दो। ये देखो एवोगैड्रो नंबर का मास होता है मोलर मास, तो अगर मैं इसको Na की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूं, क्यों, क्योंकि इतने नंबर का मास ये है तो m की वैल्यू ये बन जाएगी, मुझे एग्जैक्टली मोलर मास भी नहीं पता है, ठीक है, z की निकाल लूंगा, डेंसिटी है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, z की वैल्यू निकालनी है, मोलर मास में यही पुट कर देता हूँ 200 ग्राम। ए यानी कि क्या होता है बच्चों, एज लेंथ, जो कि कितनी है 288 पिकोमीटर, पिको मीटर का मतलब 10 की पावर -12 मीटर, ठीक है, आगे अभी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, Na की वैल्यू 24.16 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, अब इसको सेंटीमीटर में कर लो आप, तो मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 10 की पावर -10 हो जाएगा, ठीक है, तो 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब z इंटू 208 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 288 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, ठीक है, ए का क्यूब है तो इसका क्यूब हो जाएगा, और देखो आप यहाँ पे 24.16 10 की पावर 23, इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, z की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे, नंबर में आएगा बेटा, सारी चीजें तो कैंसिल हो जाएंगी, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं बच्चों, तो देखना क्या बच रहा है अपने पास, z की वैल्यू निकालने के लिए 7.2 इंटू 288 इंटू 10 की पावर -10 का क्यूब, ठीक है, 24.16 इंटू 10 की पावर 23, ठीक, डिवाइडेड बाय 208, तो इसको सॉल्व करो आप, देखो z की वैल्यू क्या आ रही है, 7.2 288 इंटू 288 क्यूब है ना, क्यूब है तो लो इंटू 24.16, इसको डिवाइड करो बच्चों 208 से, ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास कितना बन रहा है 1.9 इंटू 10 की पावर, ठीक है, एक, अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 डेसिमल है, ऊपर ये भी तो पावर्स हैं सर, इनको भी सॉल्व करो, -30 प्लस 23 कितना हो जाएगा, -30 प्लस 20 माइनस का 7, तो ये लगभग 2 के अराउंड आ रहा है, और 2 का मतलब क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड हो जाएगा, 2 का मतलब क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड हो जाएगा, तो थोड़ा सा क्या था यहाँ पे कैलकुलेशन थी, ठीक है। नेक्स्ट देखना बच्चों, एन अलॉय ऑफ कॉपर Ag and Au is found to have copper consisting the CCP lattice, CCP lattice में आप मान लिया करो कि 4 एटम्स आएंगे पर यूनिट सेल, Ag एटम्स H सेंटर, तो एजिस क्यूब में 12 होती हैं, ठीक है, एजिस क्यूब में क्या होती है 12, और H का कंट्रीब्यूशन 4 होता है, आप अपने रूम में देख लो, अगर कोई एज है बेटा, कॉर्नर है ना, एज है, दो कॉर्नर्स को जोड़ते हुए जो लाइन है वो एज है, तो वो इस रूम में होगी, उसके साइड वाले रूम में होगी, टच है ना, उसके ऊपर वाले रूम में होगी और ऊपर वाले के साइड वाले रूम में होगी, तो एच सेंटर का जो एटम है, मान लो यार ये रूम के एच के सेंटर पे रखा है, ठीक, तो वो कहाँ कहाँ टच कर रहा होगा, जिस रूम में आप बैठे हो वहां साइड वाले रूम में, जहां आप बैठे हो उसके ऊपर वाले रूम में, और साइड वाले रूम के ऊपर वाला रूम, मतलब एज यानी कि जो दीवार के दो कॉर्नर्स को जोड़ती हुई लाइन है ना, वहां पे अगर कोई एटम रखा है तो वो 4 जगह शेयर होगा, 4 जगह शेयर होगा, तो इसका कितना आ जाएगा, देखो एजिस 12 होती हैं यानी कि 3, एज सेंटर के कितना कंट्रीब्यूशन आएगा 3, बॉडी सेंटर का 1 होता है, तो बेटा कॉपर जो है वो तो सीसीपी लेटिस बना रहा है यानी कि 4, एजी जो है वो एच सेंटर पे है यानी कि 3, और एयू जो है वो बॉडी सेंटर पे यानी कि 1, Cu4Ag3, Cu4Ag3Au, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। समझ आ रहा है इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है,
एक ये भी आ सकता है बेटा सॉलिड स्टेट से, एक टेबल वाला, और टेबल आप अच्छे से याद कर लेना क्यूट अवर मदर की निमोनिक की हेल्प से, देन ये फॉर्मूला बनाने वाला और डिफेक्ट्स, ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो एक और देखो इसी तरीके का, एटम्स ऑफ बी फॉर्म एफसीसी लैटिस, तो एफसीसी का कंट्रीब्यूशन भी 4 होता है ना, मतलब एटम्स आते हैं 4, और ए जो है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। तो बेटा अगर टेट्राहेड्रल वॉइड अगर आपको मैं बताऊं, तो सपोज अगर कहीं पे z एटम्स n एटम्स आ रहे हैं यूनिट सेल में, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n हो जाते हैं, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड n हो जाते हैं। तो एफसीसी में 4 है, यानी कि अल्टरनेट ऑक्यूपाई कर रहा है ना, तो 4, यानी कि A4 B4 सिंप्लीफाई करोगे ए बी आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, ए बी हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना कि कितने एटम्स एक यूनिट सेल में आते हैं, उस हिसाब से आपको जेड वैल्यू मिल जाएगी ना, इन कितने हैं उसमें, वही सबस्क्रिप्ट होगा फिर उसका। नेक्स्ट देखना, विच अमंग्स द फॉलोइंग कंपाउंड इज द डायामैग्नेटिक कंपाउंड। डायामैग्नेटिक तो इजी है बच्चों, बेंजीन डायामैग्नेटिक है, क्रोमियम का जो होगा वो फेरोमैग्नेटिक होगा, ठीक है, Mn का जो है वो फेरी मैग्नेटिक है, Mg का जो है वो एंटी फेरो, एग्जाम्पल है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के, आप रीड करोगे तो आपको मिल जाएगा। बेंजीन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, C6H6। नेक्स्ट देखना आप आगे, यहाँ पे क्या है, आपको मैचिंग करनी है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, मतलब कितने एटम आ रहे हैं एक यूनिट सेल में, वो आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, प्रिमिटिव यूनिट सेल जैसा आप सोचते हो बेटा वैसा ही, मतलब बस कॉर्नर्स पे रखे होंगे, तो 8, बॉडी सेंटर्ड यानी कि बीसीसी, तो कॉर्नर सारे 8 और एक बॉडी के सेंटर पे 9, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 एक ही जगह दिया है। और देख लो आगे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि सारे कॉर्नर्स पे यानी कि 8, और हर एक फेस के सेंटर पे यानी कि 6 फेस सेंटर्स होंगे, तो 14। एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड मतलब सारे कॉर्नर्स पे और अपोजिट फेसिस के सेंटर पे, सारे कॉर्नर्स पे और अपोजिट फेसिस के सेंटर पे यानी कि 8, और आप 6 फेस हैं तो अपोजिट देखोगे तो क्या आ जाएंगे आपके पास, 2 ही फेसिस पे एटम आएंगे यानी कि 10, ठीक है कि नहीं, बताओ। तो मैचिंग कर आंसर तो आ ही गया था, मैंने सारी चीजों का मतलब आपको बता दिया। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अच्छा है ये, लेकिन इस तरीके की प्रोबेबिलिटी कम है, नहीं फैल जाएंगे लोग, ठीक है बेसिक सी चीज। अब 2 दिन बच्चे हैं, तो मैं पढ़ाता अगर टॉपिक तो फिर 1 ही 2 टॉपिक हो पाते, अब सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, तो कुछ तो रिवाइज होगा यहाँ से, बाकी आप एनसीईआरटी रीड कर लेना इसके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज बोथ फ्रिंकल एंड स्कॉटकी डिफेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, AGBR, ठीक है। फ्रेंकल डिफेक्ट वो लोग दिखाते हैं बच्चों जहां पे लार्ज डिफरेंस इन साइज होता है, आयंस में अगर साइज का डिफरेंस ज्यादा है तो वो फ्रेंकल डिफेक्ट दिखाएगा, और शॉर्टकी डिफेक्ट वो लोग दिखाते हैं जहां पे कंपेरेबल साइज होता है, ठीक है, कंपेरेबल साइज होता है कैटायंस का और एनायंस का। AGBR लेकिन वही है बेटा, दोनों बिहेवियर के खाता है ये, ठीक है, होंगे आपके आसपास भी ऐसे लोग, वैसे यहाँ AGBR है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। हेक्सागोनल का यार अभी मैंने बताया था, क्यूट अवर मदर मतलब सेकंड लास्ट आ रहा था, तो इसमें एक एंगल तो 120 था, हेक्सागोनल को आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने पूरी टेबल बनाना आपको बता दी है, बहुत अच्छे से कर जाना भाई उसको। एफिशिएंसी ऑफ अ पैकिंग इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इज, देखो बॉडी सेंटर्ड में क्या है, पहले पैकिंग एफिशिएंसी समझना आप कैसे आती है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम। अगर परसेंटेज में कह रहा है तो इंटू 100 कर देना, परसेंटेज में कह रहा है तो इंटू 100 कर देना, ठीक है। चलो आगे देखना जरा, तो कितने एटम्स आते हैं बॉडी सेंटर में, 2, ठीक है, और 4/3 पाई आर क्यूब, टोटल वॉल्यूम क्या है, A क्यूब, A का रिलेशन R के साथ बच्चों, A का रिलेशन R के साथ, ठीक है। तो देखना यहाँ पे बॉडी के सेंटर पे होगा
तो 4r, तो 4 इनकी डिस्टेंस हो गया स्फीयर की, और बॉडी डायगोनल होता है a√3। ए की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 4r/√3। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देना आप 2 × 4/3 πr³ a³ यानी कि 4r/√3 का क्यूब यानी कि 64r³ और √3 यानी कि 3√3। r³ से r³ कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, तो क्या क्या बच रहा है आपके पास 2 × 4, पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा। वैसे मैं डायरेक्टली याद रखना बताऊंगा आपको, बट अभी मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से आएगा। तो डिवाइडेड बाय 64/√3 यानी कि मल्टीप्लाइड बाय √3/64। इसको आप सॉल्व कर लेना बच्चों, यहां से आपका क्या आ जाएगी पैकिंग, बताओ। 2 × 4 × 3.14, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, डिवाइडेड बाय 64, तो ये समथिंग बेटा 67.9 यानी कि 68% के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अगर FCC होता तो 74 आता, BCC है तो कितना आ गया 68 आ गया। ठीक, और अगर सिंपल क्यूबिक होता तो 52.4 आता। आप फाइनली ध्यान ये रख सकते हो, क्योंकि MCQ पेपर है तो आपसे निकलवाएंगे तो नहीं, बट कहाँ से आया वो मैंने बता दिया, ताकि अगर कभी भूल जाओ टाइम बचे तो कैलकुलेट कर लेना, वैसे इतना टाइम रहेगा नहीं बेटा। नेक्स्ट देखना ZNS AgCl AgBr, बहुत ज्यादा डिफरेंस है बेटा साइज का, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो कौन सा डिफेक्ट दिखाएगा बताओ, फ्रेंकल डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट शो करेगा, फ्रेंकल डिफेक्ट शो करेगा। बताओ बात समझ आ रही है नहीं, इधर ही ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट देखो, ये तो हो ही गया था ना, ये रह गया था, ये क्या, ये वाला ही बता देते हैं। अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट्स x एंड y मेक CCP, x और y CCP बनाते हैं, x ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, 2 elements x and y make CCP and those of element x occupy tetrahedral voids। ठीक है, x क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, तो CCP y बना रहा है क्या। अगर y CCP बना रहा है बेटा तो कंट्रीब्यूशन 4 है, और टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है तो 8 हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे। ठीक, यानी कि इसको सिंप्लीफाई भी अगर आप करते हो तो x2y आ जाएगा। ये मैं मान के चल रहा हूँ y क्या बना रहा है बेटा, y CCP बना रहा है, और x क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये मान के चल रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन देख लेना आपके पास अगर PYQ होंगे तो। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे बेटा ZNS AgCl AgBr, तो बता ही दिया था, फ्रेंकल डिफेक्ट साइज का डिफरेंस ज्यादा है इस वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स आर शोन बाय KCl क्रिस्टल। ठीक है, तो KCl साइज कंपेरेबल है, साइज कंपेरेबल है तो शॉर्ट की डिफेक्ट होगा। साथ ही साथ बेटा एक मेटल एक्सिस डिफेक्ट होता है, जब एल्कली मेटल हेलाइड्स को है ना उन्हीं की वेपर्स में, मेटलिक वेपर्स में हीट करते हैं, तो क्या है कि वहां पे फारबे सेंटर्स, F सेंटर जनरेट होते हैं जो कि कलर भी कॉज करते हैं। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट होता है, मेटल ज्यादा हो जाता है ना, क्रिस्टल से बाहर ऊपर आके डिपॉजिट हो जाता है। तो KCl NaCl है ना, ये लोग मेटल एक्सिस डिफेक्ट भी शो करते हैं, साथ ही साथ ये तो करते ही है शॉर्ट की डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, व्हाट इज द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो हेक्सागोनल में कितने यूनिट्स आएंगे, मतलब कितने एटम्स आएंगे एक यूनिट सेल में, 6। टेट्राहेड्रल वॉइड डबल हो जाएंगे 12, 0.8 मोल। ठीक है, 0.8 मोल ऑफ इट। ठीक है, 0.8 मोल का मतलब क्या हो गया, इतने एक में होते 6 है ना, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते 12, तो इतने में कितने होंगे 12 से मल्टीप्लाई कर लेना। लगभग अगर मैं कराऊं है ना 6 मान के इसको 12 × 6 72, 72 के आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 0.8 6.02 इंटू 12, ये आ रहा है 57.81। ऐसा तो कुछ अपने को मिल नहीं रहा है 57.81 10 की पावर 23। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड पूछे थे 0.8 में, हेक्सागोनल में 6 आते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड 12 हो जाते हैं। ठीक, देखना यार यहाँ पे ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे हैं, लेफ्ट में पॉजिटिव
5.7 इंटू 10⁻²4। ठीक है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या रहेगा, यहाँ पे 6 रहता है। चलो ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे, चेक कर लेना आप लोग। नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर तब बनता है बच्चों जब आपने किसी ग्रुप 14 के क्रिस्टल में, है ना, कोई ग्रुप 13 का एलिमेंट डोप कर दिया, ठीक है, तो वहां पे होल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो हमसे पूछा क्या है, इज अ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो आप, फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जगह होल क्रिएट हो जाता है, क्योंकि तीन ने तो तीन के संग कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। जैसे मान लो ग्रुप 14 का क्रिस्टल है, तो आपने डोप कर दिया ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट, ठीक, तो उसकी वैलेंसी तो 3 होती है, तो वो तीन के संग तो बॉन्ड बना लेगा, एक इसका बचा रहेगा, इनका बचा रहेगा, तो वो होल की तरह रहेगा और वो करंट कॉज करेगा। 15 का देते तो इलेक्ट्रॉन बचा रहता, है ना, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाता। फिजिक्स में आप पढ़ते हो इस बात को। एन एलिमेंट वाई हैज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर विद अ सेल एज ऑफ 144 पिकोमीटर। द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इज 3.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 720 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे अप्रोच करना है, आप लोग ट्राई कर लेना। एलिमेंट वाई बॉडी सेंटर्ड बना रहा है, यानी कि जेड की वैल्यू कितनी है, 2 है। सेल एज यानी कि ए की वैल्यू 144 पिकोमीटर है। डेंसिटी जो है वो 3.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पूछ रहा है कितने एटम्स आएंगे 720 ग्राम में। ठीक है, तो पहले आप मोलर मास निकाल लो ना। डेंसिटी होगा Z इंटू एम अपॉन में ए क्यूब इंटू एन ए। फिर ये हो जाएगा कि मोलर मास में तो एन एटम्स आते हैं, ठीक है, तो 720 में कितने आ जाएंगे, एन ए अपॉन में एम इंटू 720। तो इसके लिए आप सॉल्व कर लेना। ज्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, प्योर क्रिस्टल में लैटिस पॉइंट किसके द्वारा नहीं ऑक्यूपाई किया जा सकता है। भाई कोवेलेंट सॉलिड है, एटम्स आ जाएंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मॉलिक्यूल आ जाएगा, आयनिक सॉलिड है, आयंस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कभी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। किसी भी सॉलिड में लैटिस पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स द्वारा ऑक्यूपाई नहीं किया जाएगा। अब जो क्वेश्चन है बच्चों वो सरफेस केमिस्ट्री से है ना, अब और ज्यादा थ्योरी चलेगी। तो देखो जेम स्टोन्स सुना होगा आपने, राशि के नग यहाँ मिलते हैं, है ना, यानी कलर्ड जेम स्टोन होते हैं, तो कहीं ना कहीं सॉलिड में कोई कलर मिक्स होता है, तो उन्हें कहा जाता है सॉलिड सोल। मिल्क इमल्जन है बच्चों, मिल्क क्या है, इमल्जन है। क्लाउड्स गैसेस का मिक्सचर है ना, एरोसोल कहा जाता है उनको। फ्रोथ झाग फोम की तरह होते हैं। तो ये तो आप 9th 10th क्लास में पढ़ते हो। कोलाइड्स, कोलाइड्स की एक टेबल होती है, वो याद कर जाना, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, बी ऑप्शन में है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट देखो, कंसीडर द केस व्हेन अ हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ KI इज एडेड टू AgNO3। तो बेटा KI का अमाउंट यहाँ पे लेस है, AgNO3 का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, तो ये जो रिजल्ट करेगा ना पॉजिटिवली चार्ज सोल बनाएगा। ये क्या बनाएगा, पॉजिटिवली चार्ज सोल। तो पॉजिटिवली चार्ज सोल को कोगुलेट करने के लिए जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज वाला आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो उतना फायदा है। तो देखो यहाँ पे -4 है इस पे चार्ज, इस पे कितना है बेटा -3 है, इस पे -2 है और इस पे 1 है। ठीक है, तो DCAB, DCAB, डी का सबसे ज्यादा, CAB, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोगुलेशन ध्यान रखना, जैसा भी कोलाइड या सोल बना है उससे अपोजिट आयन का आप चार्ज देखना। जैसे यहाँ वो बना था पॉजिटिवली चार्ज सोल, तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी। Which of the following conditions can be used to change physical adsorption of a gas to chemical adsorption? भाई हीट करते जाओ, है ना, तो जैसे जितना ज्यादा आप हीटिंग करोगे वो केमिसॉर्प्शन में बदल जाएगा। नेक्स्ट देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कॉज कोगुलेशन ऑफ कोलाइड। इलेक्ट्रोफोरेसिस से हो जाएगा बच्चों, है ना, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स लगा देते हैं तो अपोजिटली चार्ज आइंस जो है वो प्लेट पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं। पेप्टाइजिंग एजेंट की हेल्प से तो किसी प्रेसिपिटेट को आप कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हो।
बॉइलिंग से भी आप कोगुलेशन कर सकते हो, डायलिसिस है ना, इसके भी आप क्या है कोगुलेशन कर सकते हो। ब्लड के फिल्ट्रेशन में भी यूज होता है, किडनी जब सही से वर्क नहीं करती हैं तो डायलिसिस कराना पड़ता है, ठीक है। तो पेप्टाइजिंग एजेंट ऐड करके कोगुलेशन नहीं कराया जा सकता। बताओ, चलो ये आगे देखते हैं बेटा। A gas that is readily absorbed on 1 ग्राम of activated charcoal। देखो गैस वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगी जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ पे है, तो आप ध्यान रखो ईज ऑफ, है ना, ईज ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है, ईज ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रिटिकल टेम्परेचर के, और वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा ईज ऑफ लिक्विफिकेशन के। वैसे 11th में होता है गैसियस स्टेट में लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, ठीक। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। आगे देखना बच्चों, मैचिंग करनी है, वही है तो मैं कह रहा हूँ फिर से, कोलाइड वाली टेबल जरूर कर जाना है यार। सॉलिड स्टेट में एक टेबल है वो, है ना, एजेस की और एंगल्स की रिलेशन वाली। देन आपकी इसमें सरफेस केमिस्ट्री में एक टेबल है जिसमें डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम और एग्जाम्पल और टाइप ऑफ कोलाइड है। स्मोक देखो बेटा, स्मोक क्या है यहाँ पे, एयर में गैसेज है ना, तो एरोसोल हो जाएगा। चीज इमल्जन में आना चाहिए, सोप लेदर ये तो फोम में ही आएगा। ए का 2 सी का 1, ए का 2 सी का 1 एक ही जगह है, बाकी आप चेक भी कर सकते हो। मिल्क इमल्जन में आएगा, ठीक है, चीज फिर जेल में आएगा। मिल्क और बटर आता है बेटा इमल्जन में, ठीक है। तो एक दो भी अगर याद आ गए तो आप मैचिंग कर सकते हो। द कोलाइड दैट कैन नॉट बी इजीली कोगुलेटेड, किसको आप इजीली कोगुलेट नहीं करा सकते। देखो लायोफिलिक कोलाइड्स वो होते हैं जहां पे बहुत भयंकर एफिनिटी होती है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच, तो वो तो अलग होंगे नहीं, तो उनको आप इजीली कोगुलेट नहीं करा सकते। लायोफोबिक में क्या है, डिस्पर्जन मीडियम के साथ डिस्पर्स फेज की अनबन लगी रहती है, अच्छे से वो एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, उन्हें आप सेपरेट करा सकते हो, कोगुलेट करा सकते हो। कोगुलेट का मतलब यहाँ पे है प्रेसिपिटेट बनाने से। नेक्स्ट देखना, which of the following electrolytes will have maximum coagulating for AgI Ag plus। AgI का प्लस का मतलब क्या है, पॉजिटिव सोल है, तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे है ना PO4 3 माइनस, और तो कोई है नहीं। यहाँ सल्फाइड 2 माइनस है, यहाँ क्या है SO4 2 माइनस है, और यहाँ क्या है Cl माइनस है। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा उसकी कोगुलेटिंग पावर फॉर द पॉजिटिवली चार्ज सोल, ठीक है। यार सही नहीं होता है, 100 का 100 हो जाता है, पहले सही था, कमांड देता था ना स्कूल में, तब सुधार करना पड़ेगा। द मिनिमम कंसेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर विच इज रिक्वायर्ड टू कॉज द प्रेसिपिटेशन ऑफ सोल। सर थंबनेल भेज दिया था, मैं ले लूंगा, चलो ले लूंगा मैं, ठीक है। तो क्या इसको क्या कहा जाता है बेटा, कोगुलेटिंग वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। ये डेफिनेशन है कोगुलेटिंग वैल्यू की, तो इसमें मैं आपको क्या ही बताऊं, कोगुलेशन कराने के लिए जितना इलेक्ट्रोलाइट भेजना पड़े वो। फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोटर्म में क्या होता है, देखो ये बताता है कि जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो क्या बोलते हैं प्रेशर की पावर 1/n। तो ये जो 1/n की वैल्यू है बेटा, ये 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक। नेक्स्ट देखना आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में कौन सी बात सही है। कैटलिस्ट रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, ना भाई थोड़ा सा ही चाहिए होता है, इतू सा। सेम रिएक्टेंट में गिव डिफरेंट प्रोडक्ट, हाँ ये बात सही है भाई, रिएक्टेंट सेम होंगे प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। कैटेलिटिक एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिस ऑप्शन, उसे क्या मतलब है यार। अ कैटलिस्ट डज नॉट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, हाँ कुछ कुछ वहां पे एक्टिव साइट्स हैं वो चेंज कर लेती हैं उनका शेप, ठीक है। तो स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेम रिएक्टेंट में गिव डिफरेंट प्रोडक्ट, ये बात सही है बेटा, ये बात गलत है, सही बोल गया मैं। कैटलिस्ट कंज्यूम थोड़ी होता है, वो तो जैसे जैसा पहले था वैसी बाद में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिंस physics option arises mainly because of van der Waals forces, it means adsorption is, ठीक है। adsorption कैसा है बच्चों,
वेंडरवॉल फोर्सेस की वजह से होता है। तो वेंडरवॉल फोर्सेस जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती हैं, तो भाई लेयर पे लेयर बनती रहेगी। एंथैल्पी डिपेंडेंट क्या है, एंथैल्पी डिपेंडेंट वो नहीं होगा, ठीक है, एंथैल्पी डिपेंडेंट नहीं होगा। क्या हुआ सर, जा रहे हो क्रिस? अच्छा, ठीक है। तो बहुत कम एनर्जी लगेगी भाई, वेंडरवॉल फोर्सेस में क्या ही एनर्जी चाहिए, वीक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो, तो वहां एंथैल्पी कम ही रहेगी। तो घूट दो घूट लगाने के बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिजॉर्प्शन। तो भाई यहाँ से मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन, इसको रीड कर लेना। इस हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होता है, सही बात है। एक क्यों नहीं हो रहा है भाई, लो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं, हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, केमिकल बॉन्ड बनाना है। हाई हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, सही बात है। रिवर्सिबल इन नेचर नहीं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है। तो पूरा करेक्ट कौन है, तो ए और सी करेक्ट है ना। चलो, अच्छे टॉपिक होते, याद करने वाले होते थे, हमें तो बहुत मजा आता था, क्योंकि हमें याद रहती है ना बातें बस। अब अलग हो गया हिसाब किताब, अब भूल जाते हैं। एजी द मोस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट फॉर द कोगुलेशन ऑफ, देखो Fe3+, यानी कि ये कैसा है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज सोल है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और वही बच्चा कर पाएगा जिसे कोगुलेशन का मतलब पता होगा। पॉजिटिव चार्ज को कोगुलेट करने के लिए जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, वही क्या होगा बेटा, हाईएस्ट उसकी कोगुलेटिंग पावर होगी। तो जब इसको आप देखोगे ना, तो यहाँ पे 4 यूनिट का नेगेटिव चार्ज आता है, FeCN का 6 4 माइनस, यहाँ पे क्या आता है, 4 यूनिट का नेगेटिव चार्ज आता है। डी ओनली विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग मोस्ट ऑफ द मेडिसिन। कौन सी बात बच्चों सही है मेडिसिन के बारे में, ठीक। यार बात कर ली सर से, चलो 10-12 ही तो लेनी है, ऐसी ले लूंगा। रिजल्ट आया ना 10th-12th का, तो बालक लोगों को चॉकलेट वॉकलेट मांगे कल तो दे देंगे, तो मैं सोच रहा था इकट्ठी मंगा लें। कोई बात नहीं, चलो थोड़ी सी तो लेनी है, उसमें क्या, दुकानदार आदमी है ना, तो थोड़ा सोच लेते हैं उस तरीके से। देखो ट्रू रिगार्डिंग द मेडिसिन, बेटा मेडिसिन जो होती है ना, वो भी कोलाइड्स के फॉर्म में ही होती है, तो दे आर कोलाइडल इन नेचर, ठीक है। पार्टिकल्स का साइज नैनोमीटर में होता है, सरफेस एरिया लार्ज होता है, हाँ, तभी तो भाई वो एब्जॉर्ब हो जाती है ना। दे आर इजीली एसिमिलेटेड, ठीक है। आपने डाइजेस्टिव में पढ़ा होगा एसिमिलेशन, फूड में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो चारों ही बातें सही है, मैं किसे गलत कहूँ यार, जब सब सही है तो मैं गलत कैसे कहूँ किसी को, बताओ। अगला देखो, केमिस ऑप्शन एज द फॉलोइंग ट्रेड्स। हाई एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, बिल्कुल सही बात है बेटा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, केमिकल बॉन्ड से बनता है। जितनी एनर्जी केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए लगती है, उतनी ही एनर्जी केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए लगेगी, ठीक। क्योंकि केमिकल एड्सॉर्प्शन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की तरह ही है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन फिजिकल फोर्सेस की तरह है, तो एनर्जी कम लगती है। रिवर्सिबल ना जी ना, फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर, ठीक है, कह सकते हो। रिक्वायर्स लो एक्टिवेशन एनर्जी, नहीं, तो ए और सी सही है, यहाँ पे करेक्ट पूछा है ना, ए और सी सही है। नेक्स्ट देखना आप, जनरल प्रिंसिपल। अब ये मेटलर्जी के क्वेश्चंस हैं, यहाँ भी याद करने वाला है। यहाँ मैं आपको बता दूं, एक टेबल होगी, उसमें और उसका नाम दिया होगा यार, उसे जरूर याद कर लेना। चलो देखो, पहले ही क्वेश्चन, मेलाचाइट इज एन ओर ऑफ कॉपर, तो ये होता है बेटा बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इसको मेलाचाइट बोला जाता है, ठीक है। तो कॉपर का ओर है, सही बात है, स्टेटमेंट सही है। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, Al2O3.XH2O होता है, एल्यूमिनियम का ओर है, सही है। कैलामाइन इज अ ओर ऑफ जिंक, ठीक है। जिंक का कैलामाइन, तो जिंक का कार्बोनेट होता है शायद ना, कैलामाइन मरकरी का होता है। हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ जिंक, नहीं जिंक का नहीं, ये आयरन का होता है, Fe2O3। सिडराइट इज एन ओर ऑफ जिंक, नहीं ये आयरन का होता है, FeCO3।
क्या पूछ रहा है? करेक्ट। ए बी तो करेक्ट है ना, ए और बी ही करेक्ट लग रहे हैं बच्चों। कैलेमाइन जो है वो मरकरी का होता है मेरे ख्याल से। बताओ, ए बी सी तो कहीं है नहीं, ए बी सी है कहीं पे? ये तो सर ने गलत मतलब वो कर दिया है, चेक करें। कैलेमाइन और जिंक, कैलेमाइन होता तो था यार, कैलेमाइन जिंक का सल्फाइड होता है। हाँ जिंक का ऑक्साइड होता है, ठीक है, कैलेमाइन जिंक का ही है बच्चों। ये भी सही है, ए बी सी। तो यहाँ दिया नहीं है तो यहाँ या तो आप आयरन कर लेना, तो भूल गए होंगे। ठीक है, तो ए बी सी डी सही हो जाएगा, गलत भी हो जाता है ना जैसे। तो इसके हिसाब से तो बन नहीं रहा था। निकिल और इज रिफाइंड बाय, देखो निकिल को क्या है भाई साहब, मॉन्स प्रोसेस से रिफाइन किया जाता है। निकिल पहले जो है वो कार्बोनिल के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसमें इम्प्योरिटीज भी अभी हैं। फिर आप इसको फर्दर आगे हीट करते हो तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल इसको कहा जाता है, टेट्रा कार्बोनिल निकिल। तो प्योर निकिल तो यहाँ भाई बचा रहता है ना। और ये जो था कार्बोनिल CO ये अलग हो जाता है। तो ये मॉन्स प्रोसेस है निकिल के लिए। आगे देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ ऑटो रिडक्शन। जरा ध्यान से देखना आप, इसमें कॉपर यहाँ पे +1 में है, कॉपर यहाँ पे +1 में है, 0 में चला गया तो ऑटो रिडक्शन अपने आप हो गया ना यहाँ पे। ठीक है, ऑटो करके रिडक्शन नहीं हुआ है, ऑटो रिडक्शन हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसेंट्रेटेड यूजिंग फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन से बच्चों सल्फाइड ओर को आप कंसेंट्रेट कर सकते हो। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड कौन से ओर्स के कंसेंट्रेशन के लिए यूज होता है? सल्फाइड ओर्स के लिए। ठीक है, तो सल्फाइड ओर यहाँ पे किसका होगा? बॉक्साइड तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है, कॉपर पायराइट ये होता है CuFeS2। ठीक है, तो सल्फाइड ओर्स के लिए यूज होता है फ्रोथ फ्लोटेशन। मैचिंग करनी है आगे देखना। ठीक है, एक ही पेज में 2 क्वेश्चन लगा दिए, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। आवाज आ रही है ना? बताओ, क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ? हाँ सर, बहुत बेकार आवाज है आपकी, अब सुनाई दे रहा हो लेकिन। हेमेटाइट आयरन का ओर है, सच्चा आयरन का, याद कर लेना ओर और उनका नाम भाई। मेलाचाइट, मल्ला मेलाचाइट, देखो बेला चाऊ जैसा लग रहा है तो मेलाचाइट, ये भी आयरन का ही है। नहीं नहीं, मेलाचाइट आयरन का नहीं है। क्रायोलाइट ये तो Na2AlF6 है। अब मुझे अभी कैलामाइन अभी तो किया था, कैलामाइन जिंक का है ना। चलो, तो मेलाचाइट ये हो गया आपका। कॉपर कार्बोनेट अभी तो किया ही था। ए का थर्ड बी का फर्स्ट, ए का थर्ड बी का फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है, बाकी भी चेक कर लो। सी का फोर्थ, डी का क्या है 2। क्रायोलाइट है बेटा। ठीक है, नया मिला, बाकी तो पुराने ही थे। अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन भाई साहब मेटलॉइड्स के लिए है ना, सेमीकंडक्टर्स के लिए आप यूज करते हो जोन रिफाइनिंग। क्या यूज करी जाती है? जोन रिफाइनिंग। जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इनके लिए। नेक्स्ट देखना, इन द साइनाइड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ सिल्वर द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज। ऑक्सीडेशन तो बेटा O2 की हेल्प से होता है और रिडक्शन होता है जिंक डस्ट की हेल्प से। याद करो, एक ऑर्गेनिक में भी रिएक्शन थी, फिनॉल को गंजा करना था, मतलब फिनॉल जो है बेंजीन के ऊपर OH है, OH हटाने के लिए तो ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन होता है ना, तो जिंक डस्ट यूज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच अलॉय इज यूज फॉर मेकिंग बुलेट्स एंड लाइटर फ्लिंट्स। DNF ब्लॉक की एप्लीकेशन में आपको बताया होगा। मिस मेटल एक अलॉय है जिसमें 95% तो लेंथेनॉइड मेटल्स होती हैं, बाकी और चीजें होती हैं। मैचिंग करनी है भाई साहब, मैच। चलो मैच कराएं जरा, आओ जरा। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए, जैसे एल्यूमिनियम हो गया। डेसिमराइजेशन कॉपर के लिए यूज होता है, पुराना मेथड है। स्मेल्टिंग आयरन की जाती है, सी का फर्स्ट। रिडक्शन फ्रॉम ऑक्साइड तो ये रोस्टिंग कैल्सिनेशन वगैरह। ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 यहाँ सी ऑप्शन में दिया है। तो ये प्रोसेस के नाम है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए यूज होता है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। ठीक।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमर्शियल आयरन इज, रॉथ आयरन होता है बेटा, इसमें बिल्कुल 0.5 से लेके 1%, 0.5% ही मान लेते हैं, लगभग 0.3 से लेके 0.5% कार्बन होता है। स्टील में जो है 0.5 से आप कह सकते हो 1% तक कार्बन होता है। सबसे कम आयरन रॉथ आयरन में ही है, तो ये इसकी कॉमर्शियल फॉर्म है, प्योरेस्ट फॉर्म में। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर मैं आपसे बात करूं तो 3 से 4% पिग आयरन में होता है, 2.5 से 3% कास्ट आयरन में होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है हाईएस्ट कार्बन कंटेंट कौन से फॉर्म ऑफ आयरन में है, तो वो पिग आयरन में है। लोएस्ट कार्बन कंटेंट किस फॉर्म ऑफ आयरन में है, तो वो रॉथ आयरन में। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखना, गिवन बिलो आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ जोन रिफाइनिंग। ठीक है, फॉर रिमूविंग इम्प्योरिटीज, वही वाली बात है बेटा, जोन रिफाइनिंग किसके लिए यूज होती थी, सेमीकंडक्टर्स के लिए। ठीक, सबसे पहले क्या किया जाता है, ठीक है, सबसे पहले ये जो मोल्टन जोन है इसको हीटर, जैसे मैं बताऊं अगर आपको, देखो इस तरीके से मेटल होता है और यहाँ से हीट किया जाता है इसको। ठीक है, हीटर जो है मोबाइल हीटर, इस तरीके से बुक में डायग्राम होगा, ऐसे मूव करते रहता है पूरे मेटल के अक्रॉस। तो सबसे पहले ये काम होगा ई वाला। और देखो आप उसके बाद क्या होता है, मोबाइल हीटर सराउंडिंग द रॉड ऑफ इम्प्योर मेटल इज फिक्स्ड एट इट्स वन एंड, यहाँ पे फिक्स कर दिया। ठीक है, एज द हीटर मूव्स फॉरवर्ड द प्योर मेटल क्रिस्टलाइजेज आउट ऑफ द मेल्ट एंड इम्प्योरिटीज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक, चलो इसके बाद यही लग रहा है बच्चों, ई के बाद सी, ऐसा तो कहीं दिया नहीं है ई के बाद सी, या तो ई दिया है फिर बी दिया है। शुरुआत या तो ई से हो रही है या सी से। मोबाइल हीटर सराउंडिंग द रॉड ऑफ इम्प्योर मेटल इज फिक्स मूव्स अलोंग विद द हीटर विच इज मूव फॉरवर्ड। हाँ पहले ये करो बच्चों, पहले एक जगह हीटर फिक्स कर दो फिर उसको मूव करा लो। ठीक है, फिर क्या करोगे बच्चों, जैसे जैसे हीटर आगे जाएगा तो जो प्योर मेटल होगा ना, प्योर मेटल क्या होगा, वो भी मेल्ट होगा, इम्प्योरिटीज भी मेल्ट होंगी। तो प्योर मेटल जो है वो मेल्ट में से क्रिस्टलाइज आउट होकर सॉलिड होता रहेगा, इम्प्योरिटीज मॉल्टन फॉर्म में रहेंगी। ठीक, उसके बाद इम्प्योरिटीज एक तरफ इकट्ठा हो जाएंगी, उस वाले पोर्शन को कट कर दिया जाएगा। तो CEBAD, CEBAD, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बुक में डायग्राम है बेटा, ये मोबाइल हीटर ऐसे मूव करता है तो जहां जहां मतलब ये इम्प्योरिटीज जो है मॉल्टन फॉर्म में ज्यादा सॉल्युबल रहती हैं, इसका ये वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक, नेक्स्ट देखना आप, मैचिंग करनी है बेटा। तो जोन रिफाइनिंग अभी आप मॉन्स प्रोसेस तो निकल के लिए था। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग रिएक्टिव मेटल्स के लिए थी। वैन आर्कल मेथड टाइटेनियम के लिए होता है बच्चों। ठीक है, और जोन रिफाइनिंग अभी आपको नाम बताया ही था मैंने, इसके लिए मेटलवाइट्स की जो सेमीकंडक्टर्स के लिए, ए का फोर्थ बी का 3, ए का फोर्थ बी का 3 और डी का 1। ठीक है, तो बचा कौन सा, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग सी, जिंक के लिए। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो इतने क्वेश्चंस थे बच्चों। अब अपने दो टॉपिक रह गए, वो मैं आपको कल करा दूंगा। कौन कौन से, एक तो पॉलीमर और एक रह गया है बच्चों केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो इसको हम कल की क्लास में करेंगे। आप लोग आज अगर भाई सच में इच्छा है ना बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री करने की दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जो कि मैंने करी है ना, इंटरेस्ट है आपका, आप केमिस्ट्री के फील्ड में आगे रिसर्च करना चाहते हो, तो CUET का एग्जाम देके आप एक अच्छे कॉलेज में पहुंच सकते हो और आपको लैब की अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी, तो आप रिसर्च में आगे काम कर सकते हो। केवल अगर खाना पूर्ति करनी है, बोले सर बीएससी करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ फिर बाकी सब्जेक्ट्स पे आप कम ध्यान दोगे भाई, फिजिक्स पे मैथ पे। तो उसके लिए आप सॉलिड स्टेट की रीडिंग लगा लो एनसीईआरटी से, अच्छे से टेबल पढ़ लो, सारे डिफेक्ट्स पढ़ लो, है ना। और सरफेस केमिस्ट्री में फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन, कोलाइट्स वाली टेबल वो पढ़ लो अच्छे से। ठीक, और मेटलर्जी में एक और उसका नाम और उसका फॉर्मूला, वो वाली टेबल पढ़ लो, है ना। कंसंट्रेशन मेथड्स पढ़ लेना, किसका प्योरिफिकेशन किस तरीके से होता है। देन कल मैं आपको पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के भी इंपॉर्टेंट
बातें बताऊंगा, क्वेश्चंस तो सारे ही डिस्कस कर रहा हूँ मैं जो अब तक एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है बच्चों, कल मुलाकात होगी, अच्छे से तैयारी करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CET एग्जाम। बाय बाय बच्चों।